राकेश पाठक जी, ये अजब लोकतंत्र में हो रहा है कि यहाँ पे तो प्रधानमंत्री जी की भी जो बयान ऐसे आए हैं जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहे जा सकते। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और विधवा और क्या क्या चीजें थी, मैं तो उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहता। तो लेकिन यहाँ मानहानि सिर्फ राहुल गांधी ने करी है और किसी ने नहीं करी। गांधी परिवार की कोई मान ही नहीं है जिसकी हानि की गई हो। बीजेपी के नेताओं ने कितना कमर के नीचे वार किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गांधी फैमिली में किसी ने जाके इस तरह मानहानि का मुकदमा किया हो। तो ये क्या लग रहा है कि अधिकतम सजा देना एक नेता को, जिसने ये पूछा था कि ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे लोग भाग क्यों रहे हैं। तो अब आप किसी भी घोटालेबाज को, किसी भी बेईमान को, किसी भी भ्रष्टाचारी पे आप सवाल ही उठाएंगे, ये देश कहाँ जा रहा है। क्या लग रहा है राहुल गांधी आज के फैसले के बाद राहुल गांधी के प्रति लोगों की और सहानुभूति बढ़ेगी क्या? संजय जी, इस फैसले के दो पहलू हैं। एक न्यायिक पहलू है और एक राजनीतिक पहलू है। पहले न्यायिक पहलू पर बहुत संक्षेप में बात कर लें, हम सीधे कोई ऐसी आलोचना परिधि में आए। लेकिन दो बातें स्मरण रखना होगी कि आज जिन जज साहब ने फैसला सुनाया है, वे अमित शाह के फर्जी एनकाउंटर वाले मामले के वकील थे। वे माया कोडनानी के भी वकील रहे थे। ये एक परिचय उनका सिर्फ दे रहा हूं मैं, इसमें कोई अवमानना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने फैसले में राहुल गांधी पर चल रहे अन्य मुकदमों का उल्लेख किया है, जिसमें सावरकर के मुकदमे का भी जिक्र किया है। सावरकर के पोते ने राहुल गांधी पर जो केस कर रखा है। मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन एक बहुत साधारण पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि जो प्रकरण लंबित हैं वे नजीर नहीं माने जा सकते। राहुल गांधी के खिलाफ जितने मुकदमे और दर्ज हैं, उसमें राहुल गांधी दोष सिद्ध नहीं पाए गए हैं। उन्हें कोई सजा नहीं हुई है, उन्हें कोई दंड नहीं हुआ है। विधि व्यवसाय में, विधि की परंपरा में वो फैसला नजीर बनता है जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर जाकर निर्धारित हो जाए और उसके बाद उसकी और कोई उससे ऊपर की अपील न हो। चाहे संवैधानिक मसला हो, चाहे अपराध क्रिमिनल का मामला हो। तो जब तक अन्य केसेस में कोई फैसला नहीं हुआ है, तो उन्हें बतौर उदाहरण, बतौर नजीर आज के इस फैसले में उनका उल्लेख करना, उनका जिक्र करना मेरी समझ से बाहर है। विनायक दामोदर सावरकर के पोते का भी उन्होंने उल्लेख किया, पोते द्वारा किए गए केस का। खास तौर से ये जो पैराग्राफ है उस फैसले का, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई खास जगह पर बैठे लोगों को संदेश देने के लिए उसमें शामिल किया गया है। वरना कोई कारण नहीं है कि जो प्रकरण अभी लंबित हैं वे कैसे आज के फैसले का आधार बन सकते हैं। आज के फैसले का आधार तो गुण दोष के आधार पर इसी फैसले के साक्ष्य और अन्य विषय हो सकते थे। अब मैं आता हूं इसके राजनीतिक पहलू पर। राजनीतिक पहलू पर जाते समय मैं राहुल गांधी की वर्तमान भारत की राजनीति में जो दशा है उसको लेकर मैं एक शेर याद करना चाहता हूं। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, घटा के मुझको वो गिनती में रह नहीं सकता। आज भारत की राजनीति में राहुल गांधी की जो जगह है, उन्हें घटाकर आज की राजनीति में नरेंद्र मोदी स्वयं भी नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी की जो हैसियत है भारत की राजनीति में, उसे घटाकर कोई गणित, कोई गिनती पूरी नहीं हो सकती। इसी कारण से, राहुल गांधी की इसी हैसियत के कारण वर्तमान जो सत्ता है, सत्ता के शिखर पर बैठे लोग हैं, वे चिंतित और परेशान हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता, उसके बाद हिमाचल और कर्नाटक की चुनावी जीत और इंग्लैंड अमेरिका में राहुल गांधी का दौरा, इस सब ने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम कर दी है। इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि नवंबर में 5 राज्यों के चुनाव और फिर आने वाले साल की मई महीने की तारीखों में जब लोकसभा का चुनाव होगा, तब राहुल गांधी कहीं एक विकल्प के रूप में न खड़े हो जाएं, एक चुनौती न बन जाए। इसलिए उन्हें समय रहते बीच रास्ते में रोकने के लिए इस तरह के प्रयास चल रहे हैं।
मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनावी राजनीति में, कोई भी दल, कोई भी नेता अपने विपक्षी को, प्रतिपक्ष में सक्रिय किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को रोकने के लिए, उसकी सफलता के मार्ग में अवरोध पैदा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। वो सीमा जो लोकतांत्रिक परंपराओं में मान्य हो। आप राहुल गांधी को अगले 100 साल तक चुनाव हराते रहें, चुनावी राजनीति के तौर तरीकों से, वोटों के जरिए। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी सत्ता में न आने दें, इस पर हमें और आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप कानूनी नुक्तों से, कानूनी दांव पेच से, मुकदमेबाजी से एक राजनेता की राह को रोकने की कोशिश करते हैं, तो साफ लगता है कि आपके पास असली मुद्दों पर बात करने की ताकत नहीं बची है। उस नेता के सवालों का जवाब देने का आपके पास सामर्थ्य नहीं है। उसे संसदीय लोकतंत्र के पूरे तौर तरीकों में से, पूरी प्रक्रिया में से आप बाहर करके निर्द्वंद रूप से अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस फैसले की रोशनी में अगले 6 साल और 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता संसद में नहीं होगा। हम नहीं कह रहे वे सत्ताधारी बेंच पर जाकर बैठे, लेकिन विपक्ष में बैठने की मोहलत और मौका किसी भी राजनेता को मिलना चाहिए। उसे रोकने के लिए अगर अदालतों को औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, तो अंततः हमारे पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर, हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर, हमारे संविधान पर, हमारे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो जाएगा। मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा संजय जी। आपके उत्तर प्रदेश का एक मामला है आजम खान का। वे सजा पाकर अयोग्य हो गए, उपचुनाव हो गया, दूसरा आदमी चुनाव जीत गया दूसरी पार्टी का, उससे ऊपर की अदालत में वे बरी हो गए, दोष मुक्त हो गए उस मामले से। अब क्या होगा? संविधान और कानून, देश की जनता ये सवाल और इसका उत्तर ढूंढेगी कि नहीं, कि जिस व्यक्ति को आपने एक मामले में सजा के आधार पर विधायकी से, सांसदी से, जिससे भी अयोग्य ठहरा दिया और उससे ऊपर की अदालत में वो दोष मुक्त हो गया, तो क्या अब उसकी वो जो विधायकी या सांसदी बहाल होगी? असल में इन सब चीजों का फैसला जनता की अदालत में होना चाहिए संजय जी। मैं ऐसा मानता हूं कि कानून की अदालत से बड़ी अदालत जनता की अदालत है। राहुल गांधी का फैसला भी जनता की अदालत ही करे। जनता जब तक चाहे उन्हें सजा देती रहे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता की अदालत से घबरा कर ही वर्तमान सत्ता कानून की अदालत में विपक्ष के नेता को खड़ा करके उसकी आगे की राह को रोकने का काम कर रही है। जी संजय जी। राकेश पाठक जी, क्या आप भी सहमत हैं कि आने वाला समय और खतरनाक होगा फिर बाकी दलों के लिए भी? बाकी दलों के लिए तो तब खतरनाक होगा जब सचमुच में केंद्रीय सत्ता में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए कि आज जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है या वो उसका गठबंधन, वो सत्ता में आ जाए। मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर की बात से सहमत हूं कि तब अगर सचमुच में, उसको मैं सैनिटाइजेशन शब्द देना चाहता हूं, कि समाज के भीतर तक, हर संस्था में, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन तक, अदालतों तक, जिस तरह से उसका विषाक्तीकरण हुआ है, उसके शुद्धिकरण के लिए उस तरह से अभियान चलाना पड़ेगा जैसे हिटलर के पतन के बाद जर्मनी में चला था। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं होगा कि जो समाज, जो राष्ट्र लोकतंत्र की जननी कहलाता है, वहां एक सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसा अभियान चलाना पड़े कि जेलों में जगह नहीं बचे। लेकिन इसके लिए विवश वे ही लोग कर रहे हैं जो आज सत्ता में हैं। वे सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं, नियमों, कायदे कानूनों को बलाए ताक रखकर लोकतंत्र को, कायदे कानून को अपनी जर खरीद गुलाम इकाई के रूप में हाँक रहे हैं कि जैसे उनका कोई पालतू जानवर है लोकतंत्र और देश के सारे कायदे कानून। और वो इतना पक्षपातपूर्ण तरीके से हो रहा है कि वो सीधी सीधी साफ खुली आंखों से कोई भी देख सकता है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं वे किन पर चल रही हैं, किन पर कार्रवाई करने जाती है, गैर भाजपा शासित राज्यों, गैर भाजपा शासित नेताओं पर। जितनी भी ऐसी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए, यानी इतना निर्लज्ज प्रयोग, उपयोग
सदुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का इससे पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरी पार्टी के समय भी होता था, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। अब तो पूरा ही पूरा नमक बना दिया गया है। ये आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक है। मैं अंत यहां से करना चाहता हूं अपनी बात का कि अभी चरम नहीं आया है संजय जी। जो परिकल्पना डॉक्टर सुनीलम जी, अखिल स्वामी जी कर रहे हैं, उसके लिए अभी चरम आना बाकी है। जब तक पूरा देश त्राही त्राही नहीं करने लगेगा, जब तक कट्टरता का, इस सत्ताधारी विचारधारा का भस्मासुर अपने ही लोगों पर पूरी तरह हाथ नहीं रख देगा, तब तक इसका चरम नहीं आएगा। अभी तो एक प्रवेश शुक्ला की देहरी पर बुलडोजर पहुंचा है, अभी तो हर शुक्ला, पाठक शर्मा, मिश्रा, सबके दरवाजे पर पहुंचना है। तब लोगों को समझ में आएगा कि उसने जो भस्मासुर खड़ा किया था, जिसे वरदान दिया था, वो नृत्य करते करते उनके ही सिर पर हाथ रखने आ गया है। उसके बाद इसका पतन शुरू होगा। अभी इंतजार कीजिए संजय शर्मा जी, चरम आने में थोड़ा सा समय बाकी है।